दोस्तों, आज से शुरू होने जा रहा है अगाथा क्रिस्टी का एक फेमस नॉवल जिसका नाम है हेलोविन पार्टी। और इसका मेन जासूस है आप सबका फेवरेट हरक्यूल पॉयरो। आमतौर पर सब लोग यही जानते हैं कि अगाथा के जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो है हरक्यूल पॉयरो और मिस जेन मार्पल। लेकिन इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जो बीच बीच में किसी किसी कहानी में आते रहते हैं। ऐसी ही एक कैरेक्टर हैं मिसेस अरियाडनी ओलिवर। ये एक राइटर हैं जो क्राइम नॉवेल्स लिखती हैं और ये हरक्यूल पॉयरो की दोस्त हैं। ये क्रिस्टी के कुछ नॉवेल्स में नज़र आती हैं और हरक्यूल पॉयरो की अपने केस सुलझाने में मदद करती हैं। हेलोवीन पार्टी भी ऐसा ही एक नॉवल है जिसकी शुरुआत मिसेस अरियाडनी ओलिवर से ही होती है। वो एक हेलोवीन पार्टी में इनवाइटेड हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनको अपने दोस्त हरक्यूल पॉयरो की मदद लेनी पड़ती है। अब हरक्यूल पॉयरो उस केस को सुलझा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका नाम है हेलोवीन पार्टी। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अध्याय 1। इंग्लैंड में 31 अक्टूबर का दिन हेलोवीन डे के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर करीब करीब हर गली मोहल्ले में किसी एक घर को चुनकर उसमें उस मोहल्ले के सारे बच्चों को बुलाकर पार्टी दी जाती है। पार्टी में कई तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं। खाने पीने का भी इंतजाम होता है। इस तरह की पार्टियों में अक्सर बड़े लोग हिस्सा नहीं लेते। आज भी 31 अक्टूबर का दिन था और मिसेस ड्रेक ने अपने घर में हेलोवीन पार्टी का आयोजन किया था। इलाके की प्रमुख औरतें मदद के लिए मिसेस ड्रेक के घर आई हुई थीं। इन औरतों में मेन थीं मिसेस एरियाडनी ओलिवर और मिसेस जूडिथ बटलर। ये दोनों अच्छी दोस्त थीं और मिसेस ओलिवर अपनी प्यारी दोस्त मिसेस बटलर के साथ ही रहती थीं। पार्टी शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी था और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। घर को सजाया जा रहा था और फर्नीचर को ठीक से लगाया जा रहा था। नौकर लोग मकान के अंदर बाहर भाग दौड़ कर रहे थे। सब्जियों की टोकरियां लाई जा रही थीं, फूलों को गुलदस्तों में लगाया जा रहा था और इसके अलावा भी हर तरह की अफरा तफरी वहां फैली हुई थी। इस पार्टी में 10 साल से 17 साल तक के बच्चों को बुलाया गया था। होस्ट मिसेस ड्रेक ने कहा, मैं आज की पार्टी को हेलोवीन पार्टी का नाम नहीं दे रही हूँ, मैं इसे 11+ का नाम दे रही हूँ क्योंकि इसमें इसी एज ग्रुप के बच्चे पार्ट ले रहे हैं। मिसेस विटेकर ने अपनी नाक से नीचे उतर आए चश्मे को ठीक करते हुए कहा, लेकिन रॉबिना, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। सारे स्कूलों में 11+ को पहले ही खत्म किया जा चुका है। असल में मिस विटेकर लोकल स्कूल में एक टीचर थीं और सही को सही और गलत को गलत कहने पर ही जोर देती थीं। मिसेस ओलिवर ने कहा, अरे मुझे यहाँ बैठे बातें करते हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे भी कोई काम बताइए ना। तभी मिसेस ओलिवर की नज़र सेबों की पेटियों पर पड़ी और उन्होंने फिर से कहा, अरे वाह, कितने लाल लाल और कितने सुंदर सेब हैं ये। उसी समय उस कमरे में जॉयस नाम की एक 13 साल की लड़की मौजूद थी जो मिसेस ओलिवर को ध्यान से देखते हुए उनकी बातों को सुन रही थी। उसने उत्सुकता भरे स्वर में कहा, आपको सेब अच्छे लगते हैं ना? मैंने इस बारे में किसी नॉवल में पढ़ा है। आप ही वो हैं ना जो जासूसी उपन्यास लिखती हैं, मिसेस एरियाडनी ओलिवर? हाँ, मैं वही हूँ, मिसेस ओलिवर ने कहा। अरे वाह, तब तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आज की पार्टी में संयोग से अगर कोई हत्या हो जाए तो आप अपने अनुभव के आधार पर उस मामले को ज़रूर सुलझा लेंगी, है ना? मिसेस ओलिवर ने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बच्ची, हत्या के मामलों में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात ठीक है कि मैंने हत्या के टॉपिक पर कई नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन उन नॉवेल्स में मुझे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। जॉयस ने कहा, लेकिन आपने तो हत्या से संबंधित उपन्यासों के अलावा और भी कई उपन्यास लिखे हैं, आप उनसे काफ़ी पैसा तो कमा लेती होंगी ना? हाँ, कमा तो लेती हूँ। और आपके नॉवेल्स में फिन नाम का एक जासूस भी होता है ना? इससे पहले कि मिसेस ओलिवर कुछ कहती, लोकल चर्च के ऑर्गन बजाने वाले की पत्नी मिसेस हारग्रीव्स कमरे में आई और बोली, सेबों को बाल्टी में डुबोए रखने के लिए ये बाल्टी ठीक है ना? उसके हाथ में हरे रंग की एक बड़ी बाल्टी थी। लोकल डॉक्टर की कंपाउंड मिस ली ने पूछा, हाँ बाल्टी तो ठीक है, लेकिन आप इसे रखेंगी कहाँ? मिसेस ड्रेक ने कहा, मेरे ख्याल से इसे लाइब्रेरी में रख देना ठीक रहेगा। वहाँ का कारपेट काफ़ी पुराना है और पानी गिरने से वो खराब नहीं होगा। बाकी कमरों में इतना पानी बिखरना ठीक नहीं रहेगा। मिसेस हारग्रीव्स ने कहा, ठीक है, तो मैं इस बाल्टी को वहीं रख देती हूँ। और इतना कहकर वो फिर से लाइब्रेरी की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद बातचीत फिर से शुरू हो गई।
इस बीच मिसेस ओलिवर सोफे पर बैठ गई थी और कमरे में मौजूद लोगों को ध्यान से देख रही थी। मिसेस ओलिवर नॉवेल्स लिखती थी और इस समय वो सोच रही थी कि अगर अपने अगले नॉवल में वो इन सारे लोगों का कैरेक्टर स्केच बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगी। देखने में ये सारे लोग भले ही नज़र आते थे, लेकिन इंसान के दिल की गहराइयों को भला कौन समझ सकता है। वैसे भी वो इन लोगों की बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। ये सभी लोग वुडले कॉमन नाम की जगह पर रहते थे और मिसेस बटलर ने इनके बारे में थोड़ी बहुत मामूली जानकारियाँ उनको दी थीं। इस इलाके की सबसे इम्पॉर्टेंट महिला थी मिसेस ड्रेक। कमरे में इस समय कुछ बच्चे भी मौजूद थे। उनके नाम थे नैन, बेatrice, कैथी, डायना और जॉयस। जॉयस घमंडी किस्म की लड़की दिखाई देती थी और मिसेस ओलिवर से बार बार सवाल कर रही थी। मिसेस ओलिवर को उसकी ये आदत अच्छी नहीं लगी थी। जॉयस के साथ एन नाम की एक लड़की भी थी जो जॉयस से ज़्यादा लंबी थी और ज़्यादा सुंदर भी। तभी कमरे में एक छोटा लड़का दाखिल हुआ और उसने मिसेस ड्रेक से कहा, मेरी मम्मी ने पार्टी में काम आने के लिए ये आईने भेजे हैं। थैंक यू एडी। ऐसा कहकर मिसेस ड्रेक ने उसके हाथ से वो आईने ले लिए। एन नाम की लड़की ने कहा, ये आईने तो एकदम ऑर्डिनरी से लग रहे हैं, क्या हम अपने भावी पतियों की शक्लें इनमें देख पाएंगे? मिसेस ड्रेक ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद एन ने मिसेस ओलिवर से कहा, मैंने आपकी द डाइंग गोल्डफिश नामक किताब पढ़ी थी, वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जॉयस ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे तो वो किताब ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, उसमें ज़्यादा खून खराबा था ही नहीं। मुझे तो हत्याओं और खून खराबे से भरी किताबें ही अच्छी लगती हैं। मिसेस ओलिवर को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा। जॉयस ने फिर से कहा, आपको पता है मिसेस ओलिवर, मैंने एक बार अपनी आंखों से हत्या होते देखा है। मिस विटेकर ने उसे डांटते हुए कहा, जॉयस ऐसी बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अरे नहीं मिस विटेकर, मैं सच कह रही हूँ, एकदम 16 आने सच। अच्छा, अगर ये सच है तो तुमने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया फिर? वो इसलिए कि उस समय मैं ये जानती नहीं थी कि वो हत्या ही थी या कुछ और थी। उस घटना के बहुत टाइम बाद मुझे ये पता चला था कि असल में वो हत्या थी। एन ने थोड़ा चढ़ते हुए कहा, ये सब झूठ है, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। बेatrice नाम की लड़की ने थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कल्पना है। ये तो बताओ जॉयस कि ये हत्या कब हुई थी? जॉयस ने जवाब दिया, बहुत सालों पहले, उस समय मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, तो हत्या किसने की थी और उसका शिकार कौन था? ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बेatrice, जॉयस ने कहा। तभी मिस ली एक और बाल्टी लेकर कमरे में आई और बातचीत का ये सिलसिला वहीं थम गया। करीब करीब सारे ही लोग लाइब्रेरी में चले गए, जहां पानी से भरी बाल्टियों को ले जाने और उनमें सेब डालने से काफ़ी सारा पानी वहां बिखर गया था। सब लोग मैले और पुराने कपड़ों से पानी को सोखने लगे। एन ने फिर से मिसेस ओलिवर से कहा, मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपको एप्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मिसेस ओलिवर ने एक ठंडी सांस ली और कहा, हाँ ये बात सच है, मुझे वाकई एप्पल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। असल में वो मेरी कमज़ोरी हैं। अध्याय 2। हैलोवीन पार्टी शाम को 7:30 बजे शुरू हुई। मिसेस रोवेना ड्रेक काफ़ी अच्छी पार्टियां ऑर्गेनाइज करती थीं और इस पार्टी को भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया आयोजित किया था। मकान की सीढ़ियों पर लाल और नीली लाइटें जगमगा रही थीं। सारे बच्चे ब्रूम कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपने अपने हाथों में नई ब्रूम्स लेकर आ रहे थे। मेहमानों का स्वागत करने के बाद मिसेस ड्रेक ने पार्टी के कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले ब्रूम कंपटीशन होगा जिसमें 3 प्राइज़ मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद केक काटा जाएगा। केक खाने के बाद एप्पल बॉबिंग कंपटीशन होगा, यानी एक पानी की बाल्टी में भरे सेबों को बिना हाथों का इस्तेमाल किए दांतों से पकड़कर खाना होगा। इसके लिए लाइब्रेरी में पानी से भरी बाल्टियों में सेब रखे हुए हैं। इस कंपटीशन के बाद डांस होगा जिसमें लड़के और लड़कियों की जोड़ियां डांस करेंगी। डांस के बीच में लाइट को बार बार बंद किया जाएगा और उस दौरान सब लोग अपने जोड़े बदलेंगे। उसके बाद लड़कियां छोटे कमरे में जाएंगी और वहां पर आईने में अपने भावी पतियों की शक्लें देखेंगी। उसके बाद होगा डिनर और डिनर के बाद स्नैपड्रैगन कंपटीशन। लास्ट में जीतने वालों को इनाम दिए जाएंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। मिसेस ड्रेक की इस अनाउंसमेंट के हिसाब से सबसे पहले शुरू हुई बच्चों की झाड़ू की प्रतियोगिता। सारे बच्चे अपने साथ खूबसूरती से सजाए हुए झाड़ू लेकर आए थे, लेकिन अधिकतर बच्चों की झाड़ुओं की सजावट साधारण स्तर की ही थी। इसलिए इस प्रतियोगिता में
विजेताओं के बारे में फैसला देना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। इसके बाद हुआ सेब खाने का कंपटीशन। वहाँ पानी से भरी हुई कई बाल्टियाँ रखी हुई थीं। पानी के ऊपर सेब तैर रहे थे। उन सेबों को अपने दांतों से पकड़ने और खाने की प्रक्रिया में बच्चों के मुंह और बाल बुरी तरह से भीग गए, लेकिन सबको इस खेल में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। लड़कियों के लिए जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती थी वो थी हैलोवीन विच। ये रोल मिसेस गुडबॉडी निभाया करती थीं। असल में मिसेस गुडबॉडी लोकल म्यूनिसिपैलिटी में मेहतरानी का काम करती थीं। वो अपने चेहरे पर मेकअप करके एक विच का रूप बना लेती थीं और अपने इस रूप में वो लड़कियों का काफ़ी मनोरंजन करती थीं। आज की पार्टी में भी वो अपना यही रोल निभा रही थीं। उन्होंने बेatrice से कहा, बेatrice, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारा भावी पति कैसा होगा? अगर हाँ तो आओ इस लाइट के नीचे बैठ जाओ, अपने हाथ में एक आईना पकड़ लो और इसे निहारती रहो। थोड़ी देर में जैसे ही लाइट बंद होगी तुम्हें आईने में अपने होने वाले हैंडसम पति की शक्ल नजर आएगी। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और बाहर से रोशनी की एक तेज लाइन कमरे में पहले से ही डिसाइडेड एक खास जगह पर पड़ी और उसकी छाया आईने पर पड़ी। इससे आईने में एक शक्ल उभर आई जिसे देखकर बेatrice खुशी से चिल्ला उठी, वाह, मुझे उस आईने में अपने भावी पति की शक्ल दिखाई पड़ रही है। मिसेस ओलिवर ने आईने के करीब जाकर कहा, अरे वाह, तुम्हारा पति तो वाकई बहुत ही हैंडसम है। बिल्कुल पॉप सिंगर एडी प्रेसवेट जैसा लग रहा है। बेatrice ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ये चमत्कार हो कैसे रहा है? ये शक्लें हमें दिखाई कैसे पड़ रही हैं? मिसेस ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब निक्की की कलाकारी है। इस काम में निक्की का दोस्त डेसमंड उसकी हेल्प करता है। निक्की को फोटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट है और वो हर रोज़ नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। कुछ खूबसूरत लोगों की तस्वीरों पर रोशनी डालकर और फिर आईने में उनकी छाया दिखाकर वो तुम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। ओह, अब समझी, बेatrice ने कहा। उसके बाद बाकी लड़कियों ने भी इस प्रक्रिया को दोहराया। फिर डिनर की घोषणा कर दी गई। डिनर के बाद जीतने वाले बच्चों को इनाम दिए गए। पार्टी का ग्रैंड फिनाले था स्नैपड्रैगन नाम का कंपटीशन, जिसमें एक गर्म प्लेट पर गर्म किशमिश के दाने रखे जाते थे और मेहमानों से कहा जाता था कि वो उन जलते हुए दानों को अपनी उंगलियों से उठाएं। बच्चों को ये प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद पार्टी खत्म होने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। मिसेस रोवेना ड्रेक ने कहा, आज की पार्टी काफ़ी सफल रही और इसका श्रेय जाता है आप सब लोगों की मेहनत को। सभी लोगों ने मिसेस ड्रेक को भी बधाई दी एक सफल पार्टी ऑर्गेनाइज करने पर और इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। अध्याय 3। लंदन के एक फ्लैट में टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर हरक्यूल पॉयरो अपनी कुर्सी से उठा और फ़ोन की तरफ बढ़ने लगा। वो जानता था कि ये फ़ोन उसके मित्र सॉली का होगा जिसके साथ उसे आज की शाम बितानी थी, लेकिन सॉली के फ़ोन आने का मतलब ये था कि आज शाम को वो पॉयरो से नहीं मिलने वाला था। आज सुबह हुई मुलाकात में ही सॉली ने उससे कहा था कि उसकी छाती में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था और ये फ्लू के आने का संकेत था। लेकिन उस समय पॉयरो को ये नहीं लगा था कि वो फ्लू सॉली को इतनी जल्दी धर दबोचेगा। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन एक अकेली बोरिंग सी शाम बिताने के बारे में सोचने लगा। तभी उसका नौकर जॉर्ज कमरे में आया। उसने कहा, मिस्टर पॉयरो, मिस्टर सोलोमन का फ़ोन आया था। उन्होंने संदेश दिया है कि वो आज शाम आपसे नहीं मिल पाएंगे, उनको फ्लू हो गया है। पॉयरो ने चिढ़े स्वर में कहा, लगता है आज सारी दुनिया को फ्लू हो गया है। असल में मुझे तो लगता है कि इन लोगों को होता तो मामूली सा जुकाम है, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो इसे फ्लू का नाम दे देते हैं। तभी टेलीफोन की घंटी फिर से बज उठी। पॉयरो ने और भी ज्यादा झल्लाते हुए कहा, अब ये तीसरे किसको फ्लू हो गया है? मैंने तो 2 ही लोगों को मिलने का टाइम दिया था। फिर उसने फ़ोन उठाकर रौब झाड़ने वाले अंदाज में कहा, हेलो, मैं हरक्यूल पॉयरो बोल रहा हूँ, आप कौन? फ़ोन के दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई, अच्छा हुआ मिस्टर पॉयरो आप घर पर ही मिल गए। मैं आपकी दोस्त अरियाडनी ओलिवर बोल रही हूँ। मैं आपसे तुरंत मिलना चाहती हूँ। पॉयरो ने पूछा, क्या बात है अरियाडनी, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? मिसेस ओलिवर ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ जिसमें मेरा घबरा जाना नेचुरल है। सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो पॉयरो जो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ सलाह दे सकते हो। क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर पॉयरो ने फ़ोन रख दिया और जॉर्ज को बुलाकर कहा, मिसेस ओलिवर 10 मिनटों में यहाँ आ रही हैं।
उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम करो। कुछ ही मिनटों बाद पोयरो की घंटी बजी और बदहवास सी मिसेस ओलिवर अंदर दाखिल हुईं। उनके कपड़ों से पानी चू रहा था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। आते ही उन्होंने बदहवास से स्वर में कहना शुरू किया, ये पानी भी बड़ी अजीब चीज़ है। जीवन दान देने के साथ साथ ये जीवन को छीन भी सकता है। मुझे पानी से एकदम नफरत है। मैं इससे पहले ये कभी जानती ही नहीं थी कि पानी किसी के विनाश का कारण भी बन सकता है। पोयरो उसकी यह हालत देखकर चौंक पड़ा और बोला, अरियाडनी, तुम आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ और फिर मुझे सारी बात बताओ। आखिर हुआ क्या है? हाँ, मैं तुम्हें बताने के लिए ही यहाँ आई हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात शुरू कहाँ से करूँ। एक कुर्सी पर बैठते हुए मिसेस ओलिवर ने कहा। पोयरो ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखो और अपनी प्रॉब्लम के सारे क्लूज़ को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लो और फिर मुझे बताना शुरू करो। हाँ ठीक है, सुनो। मेरी कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से। ये एक हेलोवीन पार्टी थी। इसको 11 साल से बड़े बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये सारा किस्सा शुरू हुआ सेबों से। सेबों से? क्या मतलब? पोयरो ने हैरानी से पूछा। जी हाँ मिस्टर पोयरो, बिना हाथ का इस्तेमाल किए सेब खाने वाले कंपटीशन से। ये तो आप जानते ही हैं कि हैलोवीन वाले दिन बच्चों के लिए इस तरह का एक कंपटीशन रखा जाता है। सेबों के इस कंपटीशन के अलावा इस पार्टी में और भी कई गेम्स और कॉम्पिटिशन्स थे, जैसे गरम किशमिश उठाने का कंपटीशन, आईने में अपने होने वाले पतियों को देखने का चमत्कार वगैरह वगैरह। ये पार्टी पूरी तरह से सफल रही। पार्टी के आखिर में स्नैप ड्रैगन कंपटीशन हुआ था और शायद उसी टाइम ही वो दर्दनाक हादसा हुआ। कौन सा हादसा मिसेस ओलिवर? हत्या का हादसा पोयरो। स्नैप ड्रैगन कंपटीशन के बाद सब लोग घर जा रहे थे और उस समय वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उस लड़की का नाम जॉयस था। सभी लोग उसे पुकारने लगे। सबने उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर किसी ने कहा कि शायद वो पहले ही अपने घर चली गई हो। तब जॉयस की माँ को अपनी बेटी की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर जॉयस को किसी वजह से घर लौटने की जल्दी थी तो कम से कम उसे अपनी माँ को तो बताकर जाना चाहिए था। इस तरह से पार्टी से लौटते वक्त जॉयस किसी को भी नहीं मिली, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपने घर भी नहीं गई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद वो हमें लाइब्रेरी में मिली। वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई थी पोयरो। हत्या। उस कमरे में पानी से भरी कई बाल्टियाँ रखी हुई थीं। उन बाल्टियों में कुछ सेब भी तैर रहे थे क्योंकि यहीं पर सेब खाने वाला कंपटीशन हुआ था। हत्यारे ने पानी से भरी एक बाल्टी में जॉयस के सिर को डुबो दिया था और उस हालत में उसे तब तक रखा जब तक वो मर नहीं गई। जॉयस ने पानी से मुंह बाहर निकालने के लिए संघर्ष ज़रूर किया होगा। अगर वो बाल्टी प्लास्टिक की होती तो शायद उस संघर्ष के कारण वो उलट गई होती और शायद फिर उसकी जान बच जाती। लेकिन हत्यारे ने इस काम के लिए लोहे की एक भारी बाल्टी को चुना था। उस बाल्टी के ऊपर के सिरे तक पानी भरा हुआ था और ये सब कुछ सेबों के उस कंपटीशन के कारण हुआ। सेब अब तक मेरा सबसे पसंदीदा फल था, लेकिन अब मुझे उनसे सख्त नफरत हो गई है। पोयरो ने वाइन का एक ग्लास मिसेस ओलिवर के हाथ में थमा दिया ताकि वो अपनी घबराहट पर थोड़ा काबू पा सकें। फिर उसने कहा, हत्यारे का पता लगाने के लिए हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा और संयम से काम लेना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। समझी तुम? मिसेस ओलिवर ने धीरे से सिर हिला दिया और अपने ग्लास से चुस्कियां लेने लगी। अध्याय 4। आप ठीक कहते हैं मिस्टर पोयरो, मुझे भावुक नहीं होना चाहिए। बढ़िया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यह हादसा कब हुआ था मिसेस ओलिवर? कल रात को मिस्टर पोयरो, और मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि यह मामला कितना गंभीर है। पोयरो ने कुछ देर सोचने के बाद सवाल किया, उस लड़की जॉयस की उम्र क्या रही होगी? शायद 12 या 13 साल। अच्छा, अब तक पुलिस को भी इस बात की सूचना मिल चुकी होगी और डॉक्टर को भी लाश की जांच के लिए बुला लिया गया होगा। डॉक्टर ने इस बारे में क्या रिपोर्ट दी है? डॉक्टर तो पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट देगा और पोस्टमार्टम कल या परसों शायद होगा। अच्छा ये बताइए मिसेस ओलिवर, जैसा कि आपने कहा जॉयस की उम्र 12-13 साल थी, क्या शारीरिक और मानसिक रूप से वो अपनी उम्र जैसी ही दिखती थी? नहीं मिस्टर पोयरो, मानसिक रूप से वो अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर लगती थी। क्या वो शारीरिक तौर पर काफ़ी आकर्षक थी? पोयरो ने पूछा। हाँ मिस्टर पोयरो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये रेप या आकर्षण के कारण किया गया अपराध था, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। इस अपराध के पीछे कोई और ही कारण है।
पॉयरो ने एक ठंडी सांस ली और कहा, इस तरह के क्राइम आजकल काफ़ी आम हो गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है अगर जॉयस की हत्या के पीछे भी इसी तरह की घिनौनी प्रवृत्ति काम कर रही हो, लेकिन सारे तथ्यों को जाने बिना मैं अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ, क्या तुम उस लड़की जॉयस को जानती थी? नहीं मिस्टर पॉयरो, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आजकल मैं वुडले कॉमन नाम के इलाके में रहती हूं जहां ये अपराध हुआ है। ये लंदन से करीब 30 या 40 मील दूर है और मैनचेस्टर के काफ़ी नज़दीक है। इस इलाके में कुछ गिने चुने मकान और एक स्कूल हैं। लंदन और मैनचेस्टर से आसानी से वहां आया जाया जा सकता है और अक्सर लोग यही करते हैं। सामान्य स्तर के लोगों के रहने के लिए ये काफ़ी सही जगह है। वहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड मिसेस जूडिथ बटलर के साथ रहती हूँ। जूडिथ के पति की मौत हो चुकी है। एक समुद्री यात्रा के दौरान मेरी और जूडिथ की मुलाकात हुई थी और जल्दी ही हमारे बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। जूडिथ की एक लड़की है जिसका नाम मिरांडा है। वो भी 12-13 साल की है। असल में जूडिथ ने ही मुझसे कहा था कि उसकी एक फ्रेंड हैलोवीन डे पर एक पार्टी कर रही है और मुझे भी उस पार्टी में चलना चाहिए। इच्छा ना होते हुए भी मैं उस पार्टी में गई और नतीजा तुम्हारे सामने है। अच्छा ये बताओ अरियाडनी, क्या पार्टी में जो लोग मौजूद थे वो तुम्हें जानते थे? पॉयरो ने पूछा। हाँ, पार्टी में जो बच्चे थे उनमें से एक लड़की ने मुझसे कहा कि उसने मेरे कुछ नॉवेल्स पढ़ रखे थे और उसे हत्या और रोमांच से भरे नॉवल ही अच्छे लगते थे। क्या पार्टी में कुछ किशोर लड़के भी मौजूद थे? हाँ थे। उनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच रही होगी। तब तो हो सकता है कि हत्या उन्हीं में से किसी ने की हो। क्या पुलिस को भी ऐसा ही लगता है? पुलिस तो फिलहाल कुछ नहीं कह रही है मिस्टर पॉयरो, लेकिन लगता है कि पुलिस भी आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचेगी। अच्छा ये बताओ कि क्या जॉयस एक अच्छी लड़की थी? मेरा मतलब उसके स्वभाव और चाल चलन से है। मिसेस ओलिवर ने एक पल सोचा, फिर बोली, जहाँ तक मैंने सुना है वो अच्छी लड़की नहीं थी। वो घमंडी स्वभाव की थी और अपनी उम्र के लिहाज से बड़े बड़े बोल बोलती थी। अच्छा उस टाइम घर में और कितने लोग मौजूद थे? पॉयरो ने अगला सवाल किया। उस दिन पार्टी में 5-6 औरतें थीं, एक स्कूल टीचर थी, लोकल डॉक्टर की पत्नी और उसकी बहन थी, 2 बूढ़े कपल थे, 2 किशोर लड़के, 15 साल की एक लड़की और 11-12 साल के 2-3 बच्चे। बस इतने ही लोग थे। कुल मिलाकर 25 या 30 लोग रहे होंगे। क्या वहाँ पर कुछ अनजान लोग भी थे? नहीं मिस्टर पॉयरो, वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। जितनी भी लड़कियाँ वहाँ मौजूद थीं वो सभी एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। 1-2 औरतें वहाँ ऐसी थीं जो पार्टी के काम में हाथ बटाने के लिए आई थीं। पार्टी खत्म होने पर अधिकतर औरतें अपने अपने बच्चों के साथ चली गई थीं। मैं, जूडिथ और 1-2 दूसरी औरतें मिसेस ड्रेक की हेल्प करने के लिए रुक गई थीं। आप तो जानते ही हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद घर की हालत कितनी खस्ता हो जाती है। हम लोग एक एक कमरे को साफ कर रहे थे और सफाई करते हुए जब हम लाइब्रेरी में पहुँचे तो वहाँ हमें जॉयस की लाश मिली। उसकी लाश को देखकर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि कुछ ही घंटे पहले उसने क्या कहा था। क्या कहा था उसने? पॉयरो ने उत्सुकता से पूछा। उसने एक ऐसी बात कही थी जो शायद उसकी हत्या से कोई संबंध रखती हो। वैसे ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा ही है। मैंने ये बात डॉक्टर, पुलिस या किसी दूसरे आदमी को नहीं बताई है, लेकिन तुमको बताना चाहती हूँ। हो सकता है तुम इस बात से कोई नतीजा निकाल पाओ। असल में पार्टी शुरू होने से कुछ घंटे पहले उस लड़की ने मुझसे ये बात कही थी। उस दिन दोपहर के बाद जब पार्टी की तैयारियां चल रही थीं और जॉयस मेरे पास आई तो उसने मेरे द्वारा लिखे गए उपन्यासों की चर्चा की। इस चर्चा के दौरान उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से एक हत्या होते देखी है। ये सुनकर उसकी माँ ने उसको डांटा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके दोस्तों ने भी कहा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बात पर अड़ी रही और कहती रही कि उसने एक हत्या अपनी आंखों के सामने होते देखी है। इस बात पर सब लोग हंसने लगे और जॉयस का मूड खराब हो गया। क्या तुम्हें जॉयस की बात पर यकीन हुआ था अरियाडनी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर पॉयरो। अच्छा ये बताओ, क्या उसने कोई और ब्यौरा भी दिया था, किसी का नाम, हुलिया वगैरह? नहीं मिस्टर पॉयरो। वो उत्तेजित स्वर में बार बार यही कहती रही कि उसने अपनी आंखों के सामने किसी की हत्या होते देखी है। वो बार बार इस बात को इसलिए कह रही थी क्योंकि कमरे में जितने भी लोग थे वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और बल्कि साथ में उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। और जहाँ तक इस बारे में कोई विवरण दिए जाने का सवाल है,
वो लड़की सिर्फ यही कह रही थी कि ये घटना कई साल पहले हुई थी और इस बीच वो इस घटना को करीब करीब भूल ही गई थी। क्या उसने ये बताया था कि ये घटना कितने साल पहले हुई थी? नहीं मिस्टर पॉयरो, वो सिर्फ यही कहती रही कि घटना कई साल पहले हुई थी। उस समय वो बहुत ही छोटी थी और ये नहीं जानती थी कि हत्या क्या होती है। हत्या होने के काफ़ी टाइम बाद उसे इस बात का एहसास हुआ था कि उसने जो कुछ देखा था वो वास्तव में एक हत्या थी। उस समय किसी ने भी उसकी बात पर खास ध्यान नहीं दिया मिस्टर पॉयरो, मैंने भी नहीं। लेकिन बाद में जब उसकी हत्या हो गई तब मुझे उसकी कही उस बात का ख्याल आया और मैंने निश्चय किया कि मैं आपसे मिलकर सारी बातें आपको बताऊंगी। पॉयरो ने गंभीरता से सोचते हुए कहा, मिसेस ओलिवर, मैं तुमसे एक गंभीर सवाल पूछने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़की ने वाकई किसी की हत्या होते देखी होगी या फिर ये उसकी मनगढ़ंत कहानी थी? देखिए मिस्टर पॉयरो, उस टाइम तो मेरा यही ख्याल था कि वो यूं ही इधर उधर की हाँक रही थी या फिर उसने किसी कहानी या नॉवल में किसी हत्या के बारे में पढ़ रखा होगा और वो कमरे में मौजूद लोगों पर इम्प्रेशन डालने के लिए उसे एक असली घटना बताकर पेश कर रही होगी। लेकिन अब खुद उस लड़की की हत्या के बाद मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों बातों में कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। हो सकता है जॉयस उस हत्याकांड की चश्मदीद गवाह रही हो और यही बात उसकी मौत का कारण बन गई हो। पॉयरो ने कहा, इन दोनों बातों का संबंध अगर जोड़ा जाए तो कुछ और दिलचस्प बातें भी सामने आती हैं। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि पार्टी में जो लोग मौजूद थे उन्हीं में से किसी ने जॉयस की हत्या की है और हत्यारा उस समय भी कमरे में या कमरे के आसपास मौजूद था जब जॉयस ये बात कह रही थी कि उसने अपनी आंखों से कोई हत्या होते देखी है। इसके अलावा एक बात और भी एकदम साफ है, जॉयस की हत्या जिस किसी भी आदमी ने की है उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उसके सिर को काफ़ी देर तक पानी से भरी बाल्टी में डुबोए रख सकता। ये एक घृणित हत्या थी और हत्यारे ने बिना समय गंवाए इस काम को कर दिया। जाहिर है कि उसे जॉयस की तरफ से किसी खतरे का अंदेशा था और उसने मौका मिलते ही उस खतरे को ख़त्म कर दिया। मिसेस ओलिवर ने कहा, हाँ आपकी बात तो ठीक है मिस्टर पॉयरो, लेकिन मेरे ख्याल से जॉयस को ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि जो हत्या उसने देखी थी उसमें हत्यारे की भूमिका में कौन था। अगर उसे पता होता कि वो आदमी उस कमरे में मौजूद था तो वो उस हत्या के बारे में कभी कुछ नहीं कहती। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो मिसेस ओलिवर, उसने हत्या तो देखी होगी लेकिन शायद हत्यारे को नहीं देखा होगा। इसके अलावा एक संभावना और भी है, हो सकता है कि उस समय कमरे में खुद हत्यारा ना बैठा हो बल्कि उसका कोई हेल्पर या कोई जानकार व्यक्ति बैठा हो जिसका उस हत्या से गहरा संबंध हो। मान लो उस समय कमरे में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसकी पत्नी, बहन, बेटी या किसी दूसरे रिश्तेदार ने हत्या की हो और वो इस बात को जानता हो। जॉयस की ये बात सुनकर वो आदमी ज़रूर चौंक गया होगा और ऐसी हालत में जॉयस का मुंह बंद रखने के लिए उसे मार दिया जाना ज़रूरी था। तो अब आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं मिस्टर पॉयरो? मुझे ऐसा लग रहा है मिसेस ओलिवर कि वुडले कॉमन इलाके का नाम मैंने पहले भी कहीं सुना हुआ है। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अध्याय 5। हरक्यूल पॉयरो अपने पुराने दोस्त सुपरिटेंडेंट स्पेंस के मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था और इस समय अपने बाग में बागवानी करने में बिजी था। वो बूढ़ा था और उसके सिर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, हालांकि उसका मोटापा पहले की तरह ही बरकरार था। दरवाजे पर पॉयरो को देख उसने अपने औजार नीचे रखे और गेट पर लगे ताले को खोलने के लिए आगे बढ़ा। हेलो पॉयरो, इतने टाइम बाद आज तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी हैरानी हुई। चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझे पहचान तो रहे हो स्पेंस, पॉयरो ने कहा। अब ये क्या बात हुई भला? मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, बोलो। आओ अंदर आओ और फिर आराम से बैठकर मुझे ये बताओ कि आज तुमने यहाँ आने की तकलीफ़ कैसे की। तुम तो जानते ही हो स्पेंस कि मैं इस तरह की तकलीफ़ें तभी करता हूँ जब मुझे कोई केस सुलझाना होता है। मैं एक हत्या के सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ। स्पेंस ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद मैंने ये सारे काम छोड़ दिए हैं पॉयरो। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें मेरे इस नए घर का पता किसने दिया? कुछ टाइम पहले तुमने मुझे क्रिसमस का बधाई वाला कार्ड भेजा था। उस कार्ड में तुम्हारा पता लिखा हुआ था स्पेंस। अरे हाँ, याद आया पॉयरो। असल में क्या है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और सारी चीज़ों को ठीक से याद नहीं रख पाता। फिर दोनों ज़ोर से हंस पड़े। पॉयरो ने कहा, अच्छा ये तो बताओ स्पेंस,
कि तुमने वुडले कॉमन में अपनी रिटायर्ड जिंदगी बिताने का फैसला क्यों किया? वो इसलिए पॉयरो कि यहाँ पर मेरी बहन रहती है। उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके बच्चे शादी करके दूर रहने चले गए हैं। इसलिए मुझे यहाँ आकर अपनी बहन के साथ रहना पड़ा। यहाँ पर हम दोनों अपना रिटायर्ड जीवन बड़े ही चैन और आराम से गुजार रहे हैं। अब तक बातें करते करते दोनों अंदर पहुंच चुके थे और अब कुर्सियों पर बैठकर बियर की चुस्कियां लेते हुए वो आराम से बातें करने लगे। स्पेंस ने कहा, अपने पूरे कैरियर में मैंने पता नहीं कितनी हत्याओं के मामलों को सुलझाया है, लेकिन इसी इलाके में कुछ दिन पहले जो एक हत्या हुई उसके बारे में सुनकर मैं तो एकदम सकते में ही आ गया था। ये एक बहुत ही घृणित हत्या थी और इस तरह की गिरी हुई और कमीनी हरकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया कि तुम मेरी मदद लेने के लिए क्यों आए हो। मेरा तो अब पुलिस डिपार्टमेंट से कोई संबंध भी नहीं है। मैं भला तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पॉयरो मुस्कुराया और बोला, पुलिस डिपार्टमेंट में एक बार जो आदमी काम कर लेता है उसका इस डिपार्टमेंट से नाता कभी नहीं टूटता। चाहे तुम सक्रिय रूप से अभी वहाँ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अफवाहें तो तुम्हें सुनने में आती ही होंगी। इसके अलावा तुम्हारे काम के कुछ पुराने सहयोगी भी तुमसे मिलते ही रहते होंगे और इस तरह के मामलों पर तुम्हारी उनसे बातचीत भी होती रहती होगी। ये बात सुनकर स्पेंस मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, मानता हूँ कि तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन तुम इस केस से कैसे जुड़ गए? मैंने तो सुना था कि तुम लंदन में रहते हो। हाँ स्पेंस, मैं रहता तो लंदन में ही हूँ, लेकिन अपनी एक दोस्त मिसेस ओलिवर के कहने पर मैं इस केस में दिलचस्पी ले रहा हूँ। वो एक क्राइम फिक्शन राइटर हैं, जासूसी उपन्यास लिखती हैं। कई सालों पहले जब हम दोनों मिलकर मिसेस मैकजिंटी की हत्या का केस सुलझा रहे थे, उन्हीं दिनों मैंने मिसेस ओलिवर से तुम्हारी मुलाकात करवाई थी। याद है कि भूल गए? हाँ, मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन ये मिसेस ओलिवर इस केस में कैसे उलझ गईं? वो ऐसे स्पेंस कि वो उस पार्टी में मौजूद थी। ओह, क्या वो इसी इलाके में रहती हैं? स्पेंस ने पूछा। रहती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी एक दोस्त मिसेस जूडिथ बटलर के घर पर रुकी हुई हैं और उनका मकान चर्च के पास ही है। मिसेस बटलर के पति हवाई जहाज के पायलट थे। उनकी एक लड़की भी है जो काफ़ी सभ्य और होशियार है। मिसेस ओलिवर खुद मेरे घर पर आई थी और इस केस को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रही थीं और उन्होंने ही मुझे इस केस में मदद देने के लिए कहा और इसीलिए मैं मदद की उम्मीद में अब तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है पॉयरो, बताओ किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? देखो स्पेंस, तुम मुझे इस इलाके में रहने वाले लोगों के बारे में बता सकते हो, खास करके उन लोगों के बारे में जो इस पार्टी में शामिल हुए थे। स्पेंस ने जवाब दिया, मैं यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा हूँ पॉयरो। मेरी बहन को इस इलाके में रहते हुए 3 साल हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं और अधिकतर लोग अभी परमानेंट यहाँ बसे भी नहीं हैं। आमतौर पर कुछ पुराने लोग ये इलाका छोड़कर चले जाते हैं और नए आकर बस जाते हैं। थोड़े से लोग हैं जो यहाँ लंबे अरसे से बसे हुए हैं। स्कूल टीचर मिस एमिलिन और डॉक्टर फर्ग्यूसन की गिनती इन्हीं लोगों में होती है जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। पॉयरो ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम इस इलाके में रहने वाले लोगों के बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी ज़रूर जानते होंगे कि इनमें से ऐसे दुष्ट लोग कौन हैं जो ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। स्पेंस ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, सबसे पहले तो हमें इस हत्या के स्वरूप को समझना होगा। ये आजकल हो रही आम हत्याओं से थोड़ा अलग है। सरसरी नज़र से देखने पर लगता तो ये है कि इस हत्या के पीछे हत्यारे का मकसद बलात्कार या दूसरा किसी तरह का घिनौना काम करना नहीं था। आजकल रेप के केस हमारे सामने काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। हमारे ज़माने में तो इस तरह के मामले इक्के दुक्के ही हुआ करते थे और आम तौर से इस तरह की हरकतें करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार लोग ही होते थे। लेकिन आजकल इस तरह की वारदातें आम होती जा रही हैं। ऐसे अपराधियों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और ये लोग जब भी किसी औरत या किसी लड़की को अकेला देखते हैं तो इनकी वो गंदी भावनाएं निकलकर सामने आ जाती हैं। अगर हम इसी प्रकार की धारणा को लेकर इस मामले पर विचार करें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस पार्टी में इस तरह का कोई आदमी मौजूद था जिसके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति थी। हो सकता है उस आदमी ने इससे पहले भी इस तरह का घिनौना काम किया हो, लेकिन उस पार्टी में मौजूद लोगों में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसकी इस तरह की बैकग्राउंड रही हो। उन लोगों में से जवान उम्र के सिर्फ 2 ही आदमी थे, निकोलस रैनसम और डेसमंड। लेकिन सिर्फ उनके जवान होने के कारण ही हम उनके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप तो नहीं लगा सकते।
सरकारी तौर पर मेरे पास उनके चरित्र या उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिनके आधार पर हम कह सकें कि ये काम उन्होंने किया है। एक दूसरी संभावना ये हो सकती है पॉयरो कि पार्टी के दौरान कोई बाहरी आदमी मकान में घुस आया हो और उसने ये नीच काम किया हो। आमतौर पर पार्टियों के दौरान मकान के खिड़कियों दरवाजों वगैरह को बंद नहीं किया जाता है। हो सकता है पार्टी के बीच कोई आदमी किसी खुले दरवाजे या खिड़की से अंदर घुस आया हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या जॉयस या कोई भी दूसरी लड़की किसी अजनबी आदमी के कहने पर उसके साथ एप्पल बॉबिंग खेल खेलने के लिए तैयार हो जाएगी? मुझे तो ऐसा होना मुश्किल लगता है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मिसेस ओलिवर इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? क्या इस घटना के आधार पर उनका कोई जासूसी नॉवल लिखने का इरादा है? अरे नहीं नहीं स्पेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हत्या से कुछ घंटे पहले उन्होंने जॉयस को एक ऐसी बात कहते सुना था जिसका हत्या से कुछ संबंध हो सकता है। और क्या बात थी वो? स्पेंस ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। पॉयरो ने स्पेंस को जॉयस द्वारा पार्टी से पहले कही गई वो बात बताई जो मिसेस ओलिवर ने उसे बताई थी। अपनी मूंछों को ताव देते हुए स्पेंस ने कहा, ये तो वाकई इम्पोर्टेंट बात है। क्या उसने ये बताया कि उसके द्वारा देखा गया वो हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? नहीं स्पेंस, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर जॉयस ने अचानक ये बात उठाई ही क्यों? वो इसलिए कि असल में उस समय कमरे में मिसेस ओलिवर के नॉवेल्स के बारे में बात हो रही थी। किसी ने ये कहा कि मिसेस ओलिवर के एक खास नॉवल में खून खराबे की क्वांटिटी काफ़ी कम थी। तब इस बात पर जॉयस ने अचानक कहा कि सालों पहले उसने किसी की हत्या होते और खून बहते देखा है। मिसेस ओलिवर को ऐसा लगता है कि उसने वहाँ मौजूद लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कहा है। स्पेंस ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है जॉयस सच बोल रही हो। बच्चों में अक्सर छोटी मोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है। ऐसा करने में उनका मकसद होता है सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करना। लेकिन इस मामले में काफ़ी संभावना है कि जॉयस सच बोल रही हो, क्योंकि जॉयस द्वारा ये बात बताने के कुछ ही घंटों के बाद उसकी हत्या हो जाना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ पॉयरो कि जिस समय जॉयस ने ये बात कही थी उस समय कमरे में कितने लोग मौजूद थे? पॉयरो ने जवाब दिया, मिसेस ओलिवर के हिसाब से उस समय कमरे में 14-15 लोग मौजूद थे। इनमें से 5-6 तो बच्चे ही थे और बाकी बड़े थे जो पार्टी के काम में मदद करने के लिए आए हुए थे। स्पेंस ने कहा, इस बारे में हम लोकल लोगों से पक्के तौर पर पता कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से पार्टी में जो लोग मौजूद थे उनमें से अधिकतर औरतें ही थीं। बच्चों के पिता आमतौर पर हैलोवीन पार्टीज में नहीं जाते हैं, कभी कभी अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए ज़रूर आते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार डॉक्टर फर्ग्यूसन और चर्च के पादरी इस पार्टी में आए थे और पार्टी में बच्चे कुल मिलाकर थे 14। मेरा विचार ये था कि इस इलाके में कोई हत्यारे नहीं रहते, लेकिन जॉयस की हत्या ने मेरे इस यकीन को हिलाकर रख दिया है पॉयरो। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, बार बार पूछे जाने के बाद भी जॉयस ने उस हत्या के बारे में कोई और विवरण क्यों नहीं दिया? क्या उसे चुप रहने के लिए रिश्वत दी गई थी या धमकाया गया था? अरे नहीं स्पेंस, मिसेस ओलिवर के बताए अनुसार जॉयस ने ये कहा था कि उस हत्या को देखते समय वो इतनी छोटी थी कि वो ये समझ ही नहीं पाई कि वो एक हत्या हो रही थी। लेकिन ऐसा होना कैसे मुमकिन है पॉयरो? स्पेंस ने थोड़ा तीखे स्वर में कहा। पॉयरो मुस्कुराया और बोला, ऐसा होना नामुमकिन भी नहीं है मेरे दोस्त। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जॉयस उस समय सिर्फ 13 साल की थी। हम ये नहीं जानते कि जिस हत्या के बारे में वो कह रही थी वो कितना टाइम पहले हुई थी। हो सकता है वो 3-4 साल पहले हुई हो। तब जॉयस उस समय कितनी छोटी रही होगी। इतनी कम उम्र में बहुत संभावना है कि हत्या को अपनी आंखों से देखने के बाद भी वो इसका महत्व ना समझ पाई हो। हो सकता है कि उसके काफ़ी टाइम बाद जॉयस ने किसी उपन्यास में हत्या का वर्णन पढ़ा हो और तब उसे याद आ गया हो कि जो कुछ उसने देखा था वो तो इसी तरह की हत्या थी। ऐसा होना नामुमकिन नहीं है स्पेंस। ठीक है, स्पेंस ने पॉयरो की पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं इस केस में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, इस मामले में मेरी बहन एल्सपैथ भी हमारी काफ़ी मदद कर सकती है। वो इस इलाके में रहने वाले लोगों को मुझसे कहीं ज़्यादा जानती है। अध्याय 6। स्पेंस से हुई बातचीत के बाद पॉयरो ने संतुष्ट होकर वहाँ से विदा ली। वो खुश था कि जॉयस की हत्या के मामले में वो स्पेंस का इंटरेस्ट पैदा करने में कामयाब हो गया था। वो जानता था कि स्पेंस स्वभाव से ऐसा आदमी था
कि अगर किसी काम को पूरा करने का बीड़ा उठा ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ता था। इसी कारण पॉयरो को यकीन था कि अब उसे इस इलाके में रहने वाले सारे लोगों की बैकग्राउंड पता लग जाएगी और साथ ही पुलिस विभाग में इस मामले में हो रही तहकीकात की भी पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। उसे याद आया कि उसने एप्पल ट्रीज नाम के मकान के सामने मिसेस ओलिवर से 10 मिनट बाद मिलने का समय तय किया हुआ था। वो तेज चाल से चलते हुए उस मकान तक पहुंच गया। ये जॉर्जियन स्टाइल में बना लाल ईंटों का एक मकान था और इसके चारों तरफ एक खूबसूरत बगीचा था। पॉयरो ने बगीचे का दरवाज़ा खोला और लाल बजरी के रास्ते से चलता हुआ मकान के पास पहुंचा। तभी मकान का दरवाज़ा खुला और मिसेस ओलिवर पॉयरो का अभिवादन करते हुए बरामदे में निकल आई। आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं मिस्टर पॉयरो। कहाँ ठहरे हैं वुडले कॉमन में? एक गेस्ट हाउस में। ओह, गेस्ट हाउस में? आप मेरी दोस्त मिसेस बटलर के साथ भी रुक सकते थे। जूडिथ बटलर का मकान काफ़ी बड़ा है और हमेशा खाली ही पड़ा रहता है। पॉयरो ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस हत्या के मामले की जांच करने यहाँ आया हूँ, इसलिए यहाँ के रहने वालों से कुछ दूरी बनाए रखना ही मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है मिस्टर पॉयरो, क्या आपने अपना काम शुरू कर लिया है? जी हाँ मिसेस ओलिवर। तो अब तक आप किन किन लोगों से मिल चुके हैं? सिर्फ अपने मित्र सुपरिंटेंडेंट स्पेंस से। अरे, उन्हें तो मैं जानती हूँ। कैसे हैं अब वो? काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं मिसेस ओलिवर। वैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा है। औपचारिक बातें समाप्त करके मिसेस ओलिवर मुख्य मुद्दे पर आ गईं। तो अब ये बताइए मिस्टर पॉयरो, अब आप और स्पेंस इस मामले में क्या करने जा रहे हैं? पॉयरो ने कहा, मैंने इस मामले की जांच करने के लिए अपनी प्लानिंग कर ली है। मैंने अपने मित्र स्पेंस से कुछ सूचनाएं इकट्ठी करने को कहा है और हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि पुलिस इस मामले की तहकीकात में कितनी प्रगति कर रही है। अब उसके बाद मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ और मैं उस जगह को भी देखना चाहता हूँ जहाँ पर यह हादसा हुआ था। उसके बाद मैं जॉयस की माँ के पास जाना और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आज शाम को ही स्पेंस ने लोकल पुलिस इंस्पेक्टर से मेरी मुलाकात रखी हुई है। मैं यहाँ के डॉक्टर से भी मिलूँगा और अगर संभव हो पाया तो स्कूल टीचर से भी बात करना चाहूँगा। फिर शाम को 6 बजे मुझे स्पेंस और उसकी बहन से उनके घर पर मिलना है और उनके साथ नाश्ता करना है। स्पेंस की बहन से भी मुझे काफ़ी जानकारी मिल सकती है। वो यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से रह रही है। मिसेस ओलिवर ने हंसते हुए कहा, कमाल है मिस्टर पॉयरो, लगता है तुम आदमी नहीं कंप्यूटर हो। तुमने इतनी बारीकी से अपनी प्लानिंग बनाई है जैसा कि कंप्यूटर भी नहीं बना सकता। खैर चलो, अब मैं तुम्हारी मुलाकात मिसेस ड्रेक से करवाती हूँ। मिसेस ड्रेक करीब 40 साल की एक लंबी महिला थी। उसके सुनहरे बालों में अब सफ़ेदी आने लगी थी। उसकी आंखें नीली थी और पूरे व्यक्तित्व में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसको देखकर लगता था कि उसके द्वारा रखी गई कोई भी पार्टी असफल हो ही नहीं सकती थी। एप्पल ट्रीज नाम का मकान मिसेस ड्रेक का ही था और काफ़ी नफासत से उसे सजाया गया था। मकान के अंदर हर कमरे में कालीन बिछे हुए थे और हर चीज़ करीने से सजी हुई थी। खिड़कियों पर खुशनुमा रंगों के पर्दे टंगे हुए थे। हर कमरे में उसके माहौल के हिसाब से फर्नीचर सजा हुआ था। मिसेस ड्रेक ने पॉयरो और मिसेस ओलिवर का अभिवादन किया। उसके चेहरे पर नज़र डालने से पॉयरो को लगा कि उस चेहरे पर थोड़ा उदासी का भाव है, जिसको मिसेस ड्रेक छिपाने की कोशिश कर रही हैं। असल में मिसेस ड्रेक इस इलाके के रहने वाले लोगों में एक मुख्य स्थान रखती थी। वो बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावशाली और सक्षम औरत थी और ये वाकई बड़ी ही विडंबना की बात थी कि इस तरह की औरत के घर में हुई पार्टी में इस तरह का कोई हादसा हो जाए और उसे हर तरह के छोटे बड़े आदमी के सामने जवाबदेही करनी पड़े। मिसेस ड्रेक की शुरुआती खिन्नता का यही कारण था, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी इस भावना पर कंट्रोल कर लिया और पॉयरो से बात करने लगी। उसने कहना शुरू किया, मिस्टर पॉयरो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे पास आए हैं। मिसेस ओलिवर ने मुझे बताया है कि संकट की इस घड़ी में आप हमारी मदद कर सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे घर में इस तरह का हादसा हुआ है। आप तो जानते ही हैं मिस्टर पॉयरो कि इन दिनों पूरे देश में बच्चों की हत्याओं का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। इसका एक कारण तो ये है कि हम लोग अपना दिमागी बैलेंस खोते जा रहे हैं, जिसके कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और इसका दूसरा कारण ये है कि आजकल माएँ या परिवार अपने बच्चों का उस तरह से ध्यान नहीं रखते हैं जिस तरह से हम रखा करते थे। उनको मुंह अंधेरे अकेले ही स्कूल भेज दिया जाता है। शाम होने पर उनको अकेले ही घर लौटने को कहा जाता है। और आजकल सिर्फ माँ बाप ही नहीं, बच्चे भी बेवकूफ़ी भरा व्यवहार करते हैं।
वो किसी भी अजनबी की कार में बिना सोचे समझे लिफ्ट स्वीकार कर लेते हैं। इन सब कारणों से अपराधियों को खुली छूट मिल जाती है। पॉयरो ने अपना तर्क दिया। लेकिन मिसेस ड्रेक, जॉयस की हत्या की बैकग्राउंड तो इन सारी बातों से एकदम अलग है। जी हाँ, मैं जानती हूँ मिस्टर पॉयरो, इसीलिए तो मैंने कहा कि मुझे अभी तक ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि मेरे अपने घर में इस तरह का हादसा हुआ है। मेरी पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से आयोजित की गई थी, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से चल रहा था। ऐसे माहौल में इस तरह का हादसा हो जाना सचमुच ही असंभव सी बात लगती है। लेकिन अफसोस ये है कि ये असंभव बात भी संभव हो गई है। पर्सनल तौर पर मेरा यकीन है कि ये काम किसी बाहरी आदमी का ही होगा जो मेरे घर में घुस आया होगा। उस आदमी का मानसिक संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ होगा, वरना वो इस तरह की हरकत नहीं करता। आप तो जानते ही हैं कि आजकल पागलखानों में जगह की कमी के कारण पागलों को यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है, और ये छूटे हुए पागल ऐसी ही गंदी हरकतें करके पूरे समाज में गंदगी फैलाते हैं। मेरे ख्याल से इसी तरह के किसी पागल आदमी ने खिड़की से झांक कर अंदर कुछ बच्चों को मस्ती करते देखा होगा। मौका पाकर वो अंदर घुस आया होगा और उसने अपने मीठे शब्दों से बेचारी जॉयस को अपने जाल में फंसा लिया होगा। कितने अफसोस की बात है कि बेचारी जॉयस को अपनी नादानी की सज़ा एक बेरहम मौत के रूप में मिली। क्या आप मुझे वो जगह दिखाएंगी मिसेस ड्रेक, जहाँ ये हादसा हुआ था? जी हाँ, क्यों नहीं, आइए। मिसेस ड्रेक ने पॉयरो को लाइब्रेरी में ले जाकर वो जगह दिखाई। यही वो लाइब्रेरी है मिस्टर पॉयरो जहाँ वो दुर्घटना हुई थी, और ये वो बाल्टी है जो जॉयस की मौत का कारण बनी। मिसेस ओलिवर लाइब्रेरी के बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती हूँ, इससे मेरे दिलो दिमाग में उस दुर्घटना की याद ताज़ा हो जाती है। पॉयरो ने मिसेस ड्रेक से पूछा, इस बाल्टी में तो काफ़ी पानी रहा होगा, नहीं? जी हाँ मिस्टर पॉयरो, और अगर बच्ची का सिर बाल्टी में डुबोया गया था तो नीचे शीट पर भी काफ़ी पानी गिरा होगा। जी हाँ, कंपटीशन के दौरान भी हमको इस बाल्टी को कई बार भरना पड़ा था क्योंकि पानी बार बार बिखर रहा था। जिस आदमी ने जॉयस का सिर पानी में डुबोया था वो खुद भी पानी से ज़रूर गीला हुआ होगा। तो क्या आपने किसी भीगे हुए आदमी को पार्टी में देखा था? पॉयरो ने पूछा। मिसेस ड्रेक ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, दरअसल पार्टी के खत्म होने तक हम में से हर व्यक्ति या तो भीग गया था या उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। इसी कारण हमारा ध्यान खास तौर पर भीगे हुए किसी आदमी पर नहीं गया। अच्छा ठीक है, क्या अब आप मुझे उस लड़की के बारे में कुछ जानकारी देंगी? पॉयरो ने कहा। क्या जॉयस के बारे में? जी हाँ। ये बात सुनकर मिसेस ड्रेक थोड़ा चौंकी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे जॉयस के बारे में कुछ पूछा जाएगा। उसके चेहरे के भाव देखकर पॉयरो ने सफाई देते हुए कहा, असल में हत्यारे तक पहुंचने के लिए हमें उसके शिकार के बारे में जानना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या हम वापस ड्राइंग रूम में चलकर बात करें? जी हाँ, ज़रूर। फिर वे वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। मिसेस ड्रेक के चेहरे पर आ गए भावों से लगता था कि वो बातचीत के इस पहलू से खुश नहीं थी। फिर भी चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा, मिस्टर पॉयरो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जॉयस के बारे में मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। उसके बारे में तो सारी जानकारी आप उसकी माँ या पुलिस से ले सकते हैं। हालांकि उसकी माँ के लिए अपनी मरी हुई बेटी के बारे में कुछ भी बता पाना बड़ा ही दुखद होगा, लेकिन उन्हीं से पूछना बेहतर होगा मेरे ख्याल से। पॉयरो ने कहा, देखिए मिसेस ड्रेक, जॉयस के बारे में जानकारी हासिल करने से मेरा मतलब एक माँ से उसकी बेटी का इवैल्यूएशन कराना नहीं है। ऐसा काम वो आदमी कर सकता है जो जॉयस को जानता तो ज़रूर हो, लेकिन जिसने उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी हो। आप इस इलाके में एक महत्वपूर्ण जगह रखती हैं और यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती रही हैं। इंसानी स्वभाव की भी आपको अच्छी खासी परख है, और इसीलिए मेरे विचार से जॉयस के स्वभाव और उसकी आदतों का आपसे बेहतर और कोई इवैल्यूएशन नहीं कर सकता। ये काम मुश्किल तो है मिस्टर पॉयरो, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। जॉयस की उम्र 12-13 साल की रही होगी। इस उम्र के बच्चों का स्वभाव आमतौर से एक जैसा ही होता है। पॉयरो ने तुरंत उनकी बात काटी और कहा, जी नहीं, मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हूँ। इस उम्र के बच्चों के स्वभाव में काफ़ी अंतर होता है। खैर छोड़िए, ये बताइए, क्या जॉयस आपको अच्छी लगती थी? मिसेस ड्रेक इस सवाल से थोड़ा सकपका गई। जी हाँ, जॉयस मुझे अच्छी लगती थी। दरअसल इस उम्र के सभी बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। बच्चे तो सबको ही अच्छे लगते हैं। पॉयरो ने फिर से उसे टोक दिया। जी नहीं, मैं यहाँ भी आपकी बात से असहमत हूँ।
कुछ बच्चे बदसूरत और गंदे स्वभाव के होते हैं और कोई भी उनको पसंद नहीं करता। आप मुझे ये बताइए मिसेस ड्रेक कि क्या आपके विचार में जॉयस एक अच्छी लड़की थी या नहीं। असल में पॉयरो को ये लग रहा था कि मिसेस ड्रेक उसके सवालों का सही और सटीक जवाब देने के बजाय मुख्य बात को जानबूझकर टालने की कोशिश कर रही है। अब मिसेस ड्रेक के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा उभरने लगा। देखिए मिस्टर पॉयरो, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जॉयस अब इस दुनिया में नहीं है और किसी मरे हुए आदमी के बारे में इस तरह के सवाल करना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जॉयस के अच्छे या बुरे होने का उसकी हत्या से कोई संबंध नहीं है। पॉयरो ने बड़े ही आराम से कहा, मैं इस बात पर भी आपसे सहमत नहीं हूँ मिसेस ड्रेक। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि अपनी हत्या से कुछ घंटे पहले उसने किसी की हत्या को अपनी आंखों से देखने का दावा किया था। क्या आपने जॉयस की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था मिसेस ड्रेक? जी नहीं, मेरे ख्याल से जॉयस का इस तरह की बात कहना उसकी नादानी थी। वैसे जॉयस को इस तरह की बात कहने की प्रेरणा कैसे मिली मिसेस ड्रेक? उस समय कमरे में बैठे सारे लोग मिसेस ओलिवर के नॉवेल्स पर बात कर रहे थे। आप तो जानते ही हैं कि वो एक मशहूर उपन्यासकार हैं और उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। उसी बातचीत के दौरान किसी ने मिसेस ओलिवर के किसी खास नॉवल में हुए खून खराबे का जिक्र कर दिया। इस पर जॉयस ने नादानी में कह दिया कि उसने अपनी आंखों से किसी की हत्या होते देखा है। मुझे तो उसके कहे शब्द भी ठीक से याद नहीं है मिस्टर पॉयरो। मेरा पूरा ध्यान उस समय पार्टी के आयोजन में लगा हुआ था। लेकिन आप सारी बातें बता तो एकदम ठीक ठीक रही हैं मिसेस ड्रेक। जी हाँ, लेकिन मैंने जॉयस की इस बात पर यकीन नहीं किया था। यहाँ तक कि जॉयस की बहन ने भी उसे इस बचकाना बात पर डांट कर चुप करा दिया था। बहन के डांटने पर जॉयस नाराज हो गई थी और गुस्से में भरकर अपनी बात को बार बार दोहराने लगी थी और लगातार यही कह रही थी कि उसकी बात एकदम सच है। क्या वो ये बात कहकर वहाँ बैठे लोगों को इम्प्रेस करना चाहती थी मिसेस ड्रेक? जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसकी कही गई ये बात सच हो। जी नहीं मिस्टर पॉयरो, इस बात पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती। जॉयस इस तरह की बचकाना और बेवकूफ़ी भरी बातें अक्सर किया करती थी। तो क्या वो एक बेवकूफ़ लड़की थी? पॉयरो ने पूछा। नहीं मिस्टर पॉयरो, बेवकूफ़ तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही घमंड से भरी हुई ज़रूर थी। वो हमेशा अपने बाकी सहपाठियों से बड़ी बनना चाहती थी और उनको इम्प्रेस करने के लिए कई ऐसी चीज़ें देखने का दावा किया करती थी जो असल में उसने कभी देखी नहीं होती थी। असल में वो एक ऐसी लड़की थी जिसे हर टाइम कंट्रोल में रखे जाना ज़रूरी था। अच्छा मिसेस ड्रेक, ये बताइए कि जॉयस की बात का कमरे में मौजूद बाकी बच्चों पर क्या असर हुआ था? उनका क्या रिएक्शन था? वो सब लोग जॉयस पर हंस रहे थे, लेकिन उनके हंसने का जॉयस के ऊपर और भी उल्टा असर हुआ। वो पहले से ज्यादा जोर देकर अपनी बात के सच्चे होने का दावा करने लगी। पॉयरो ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है मिसेस ड्रेक, अब मैं चलता हूँ। इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका धन्यवाद। चलते चलते एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या वुडले कॉमन इलाके में इससे पहले कभी कोई हत्या हुई है? जी नहीं, जहाँ तक मुझे याद है यहाँ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पॉयरो ने उसे फिर से कुरेदा। आजकल तो हर जगह क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इस बात को देखते हुए ये अजीब बात नहीं है कि वुडले कॉमन में हत्या का एक भी मामला सामने नहीं आया? मिसेस ड्रेक ने कुछ सोचते हुए कहा, अब आप इतना जोर देकर पूछ रहे हैं तो मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा है कि कुछ साल पहले किसी ट्रक ड्राइवर ने अपने साथी की हत्या कर दी थी और एक बार यहाँ से 15 मील दूर एक खदान में एक छोटी लड़की की लाश मिली थी। लेकिन ये सब तो बहुत सालों पहले हुआ था। ये दोनों ही घिनौने अपराध थे और दोनों ही मामलों में हत्यारे शराब के नशे में धुत थे। पॉयरो ने कहा, तब तो मेरे विचार में 12-13 साल की किसी लड़की द्वारा इस तरह की किसी हत्या को देख लेने की संभावना काफ़ी कम है। कम नहीं मिस्टर पॉयरो, मेरे ख्याल से तो ये बात असंभव है। मैं आपको एक बार फिर से यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जॉयस ने जो बात कही थी वो बिल्कुल बेबुनियाद है और ऐसा कहने के पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना था। ऐसा कहकर शायद वो उस नॉवल राइटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी। ठीक है मिसेस ड्रेक, धन्यवाद, अब हम चलते हैं। फिर मिसेस ड्रेक से विदा लेकर पॉयरो और मिसेस ओलिवर मकान से बाहर निकल आए। गार्डन के रास्ते पर चलते हुए पॉयरो ने कहा, कितना अच्छा होता अगर हत्यारा उस नन्ही बच्ची जॉयस की जगह पर मिसेस ड्रेक की हत्या कर देता। मिसेस ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका मतलब समझ रही हूँ मिस्टर पॉयरो। असल में मिसेस ड्रेक का व्यवहार थोड़ा सा ऐसा ही है।
वो कई बार सामने वाले को गुस्सा दिला देती हैं। थोड़ी अकड़ू और घमंडी टाइप की भी हैं। क्या उसका पति भी ऐसा ही है? पॉयरो ने पूछा। अरे नहीं, मिसेस ड्रेक विधवा हैं। उसके पति की 1 या 2 साल पहले मौत हो चुकी है। वो पिछले कई सालों से पोलियो से पीड़ित था और चल फिर भी नहीं सकता था। लेकिन हाँ, उससे पहले वो एक सफल बैंकर था और खेलों वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। लेकिन बीमार हो जाने के बाद उसको अपने सारे शौक छोड़ने पड़े और ये गम भीतर ही भीतर उसे खा गया। पॉयरो ने अगला सवाल किया। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, क्या उस समय कमरे में मौजूद किसी आदमी ने जॉयस की बात को गंभीरता से लिया था? मेरे ख्याल से तो नहीं मिस्टर पॉयरो। वहाँ मौजूद सारे बच्चों को यही लग रहा था कि जॉयस एक कहानी सुना रही है। बच्चों की बात छोड़ो, तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है ये बताओ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है मिस्टर पॉयरो। ठीक है, और तुम्हारे ख्याल में मिसेस ड्रेक किस टाइप की औरत है? क्या तुम उन्हें पसंद करती हो? मिसेस ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से आपकी दिलचस्पी सिर्फ यही जानने में रहती है कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या बुरा। अब आप मुझे मिसेस ड्रेक के चरित्र का विश्लेषण करने के लिए कह रहे हैं। मेरा ख्याल ये है मिस्टर पॉयरो कि मिसेस रोवेना ड्रेक एक कड़े स्वभाव वाली औरत है। वो अपने काम में बहुत ही कुशल है और दूसरे लोगों से सख्ती से काम लेना जानती है। थोड़ी ऑफिसर टाइप की औरत है। और जॉयस की माँ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पॉयरो ने पूछा। जॉयस की माँ तो बहुत ही भली औरत है। वो मिसेस ड्रेक की तरह तेज तर्रार और दबंग स्वभाव की नहीं है। मुझे तो उनसे बहुत ही सिंपैथी हो रही है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अपनी बेटी की हत्या पर किसी माँ की क्या हालत हो सकती है। अच्छा मिस्टर पॉयरो, आपको जॉयस की माँ मिसेस रेनॉल्ड से मिलने जाना है। क्या आप ये काम मेरी दोस्त मिसेस बटलर के साथ नहीं कर सकते? असल में मैं मिसेस रेनॉल्ड्स को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, लेकिन जूडिथ उनको अच्छी तरह जानती है। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव मंजूर है। और इसके बाद दोनों आगे बढ़ गए। अध्याय 7। मिसेस रेनॉल्ड्स की पर्सनालिटी मिसेस ड्रेक से एकदम अलग थी। उसने पारंपरिक काली पोशाक पहन रखी थी और उसके हाथ में एक गीला रुमाल था जिससे वो अपने लगातार बहते आंसुओं को पोंछ रही थी। उसने मिसेस ओलिवर से कहा, मैं मिस्टर पॉयरो को यहाँ लाने के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर मिस्टर पॉयरो इस मामले में हमारी कुछ मदद कर सकेंगे तो मैं सारी उम्र उनके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मेरी प्यारी बेटी अब कभी मेरे पास नहीं आ सकेगी। मुझे समझ नहीं आता कि उस हत्यारे को मेरी फूल सी प्यारी बेटी से भला क्या दुश्मनी थी। पॉयरो ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, देखिए मैम, मैं यहाँ आपका दिल दुखाने नहीं आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ कुछ सवाल पूछने आया हूँ जिनके जवाब आपकी बेटी के हत्यारे को ढूंढ निकालने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किसी आदमी पर संदेह है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भला मेरी फूल जैसी बच्ची से किसी को क्या दुश्मनी थी? हमारा ये पूरा इलाका बहुत ही अच्छा है और इसमें रहने वाले सारे लोग एकदम भले हैं। मुझे तो लगता है ज़रूर कोई बाहरी आदमी मौका पाकर मकान में घुस आया होगा और उसी ने ऐसा काम किया होगा। क्या आपको यकीन है कि हत्यारा कोई पुरुष ही होगा? क्या कोई औरत ये काम नहीं कर सकती? हे भगवान, क्या औरतें भी इस तरह के काम कर सकती हैं? नहीं, ये मैं नहीं मान सकती मिस्टर पॉयरो। कोई औरत इस तरह का काम कैसे कर सकती है भला? अच्छा ठीक है मैम, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे आपसे बस एक और ज़रूरी सवाल पूछना है। इस सवाल का संबंध उस पार्टी से कुछ घंटे पहले आपकी बेटी द्वारा कही गई एक बात से है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप भी उस पार्टी में शरीक हुई थी? जी नहीं, मैं वहाँ नहीं गई थी। मैं तो बस अपने बच्चों को वहाँ छोड़ आई थी और शाम को उनको वापस घर ले जाने के लिए वहाँ फिर से गई थी। मेरे तीनों बच्चे पार्टी में एक साथ ही गए थे। सबसे बड़ी लड़की है मेरी, जिसकी उम्र 16 साल है। मेरे बेटे का नाम लियोपोल्ड है और वो 11 साल का है। आप जॉयस की कही किस बात के बारे में कह रहे थे अभी? मेरी सूचना के हिसाब से जॉयस ने ये कहा था कि उसने कुछ साल पहले अपनी आंखों के सामने एक हत्या होते देखी थी। क्या आप इस बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? जॉयस ने ऐसा कहा था? जॉयस जैसी नन्ही बच्ची भला कोई हत्या कैसे देख सकती है? जी हाँ मिसेस रेनॉल्ड्स, कमरे में मौजूद सभी लोगों का यही ख्याल है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई ये संभव हो सकता है कि जॉयस सच बोल रही हो? क्या उसने आपसे इस बारे में कभी कोई बात की थी?
हो सकता है उसने किसी को कार की चपेट में आते देखा हो या फिर किसी को नदी में डूबते हुए। हालांकि इस तरह की कोई बात दुर्घटना की श्रेणी में आएगी, लेकिन हो सकता है किसी वजह से जॉयस उसे हत्या समझ बैठी हो। क्या आपको कुछ याद आता है कि जॉयस ने कभी आपसे इस तरह की किसी घटना के बारे में कुछ कहा था? जी नहीं, जॉयस ने कभी इस तरह की कोई बात मुझसे नहीं कही थी। अगर उसने पार्टी में इस तरह की कोई बात कही थी तो ज़रूर वो मजाक कर रही होगी। लेकिन जॉयस अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ी हुई थी। वो बार बार ये कह रही थी कि उसने वो हत्या खुद अपनी आंखों से देखी थी। क्या वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने उसकी बात पर यकीन किया था मिस्टर पॉयरो? इस बात का जवाब मिसेस ओलिवर ने दिया। जी नहीं मिसेस रेनॉल्ड्स, वहाँ मौजूद किसी भी आदमी ने जॉयस की बात पर यकीन नहीं किया था। शायद वे लोग उसकी बात पर यकीन करके उसे और ज़्यादा एनकरेज नहीं करना चाहते थे ऐसी बातें करने के लिए। पॉयरो ने इस बात को बीच में ही लपक लिया और बोला, मुझे जो सूचना मिली है उसके हिसाब से तो वो जॉयस की इस बात पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। पॉयरो ने ये बात मिसेस रेनॉल्ड्स को उत्तेजित करने के लिए जानबूझकर कही थी और इस बात का उनके ऊपर तुरंत ऐसा ही प्रभाव भी पड़ा। उनके चेहरे पर गुस्से के चिन्ह उभर आए और उन्होंने कहा, लेकिन मेरी बेटी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। क्या वो सब लोग ये समझ रहे थे कि जॉयस को झूठ बोलने की आदत थी? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हो सकता है जॉयस किसी गलत फहमी की शिकार हो गई हो सकता है उसने हत्या जैसी दिखने वाली कोई दुर्घटना देखी हो और उसे ही हत्या समझ लिया हो। अगर ऐसी कोई बात होती मिस्टर पॉयरो तो वो मुझसे इस बात का जिक्र ज़रूर करती। जी हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन क्या आप एकदम पक्के तौर पर यह बात कह सकते हैं कि जॉयस ने इस तरह की कोई भी बात आपसे कभी नहीं कही? ज़रा याद करके देखिए, हो सकता है उसने कहा हो और आपको याद ना आ रहा हो। आपके हिसाब से इस तरह की दुर्घटना कितने टाइम पहले हुई होगी? देखिए, टाइम का अनुमान लगाना तो हमारे लिए भी मुश्किल है। जॉयस के कहने के अनुसार उस समय वो बहुत छोटी थी। अब 13 साल की एक बच्ची के लिए छोटे होने का क्या मतलब है, ये हम नहीं कह सकते। आप मुझे ये बताइए कि क्या पिछले कुछ सालों में इस इलाके में कोई सनसनीखेज घटना घटी थी? जी नहीं, मुझे तो ऐसी कोई घटना याद नहीं है। अखबारों में तो रोज़ नए नए अपराधों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन हमारे इलाके में कोई हत्या या कोई दूसरा ऐसा अपराध हुआ होता तो मुझे उसके बारे में ज़रूर मालूम होता। अच्छा, क्या मैं इस बारे में आपके बाकी दोनों बच्चों से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता वो भी आपकी कोई ख़ास मदद कर पाएंगे। मेरी बेटी एन अपने कमरे में पढ़ रही है और बेटा बाग में बच्चों के खेलने के लिए हवाई जहाज़ का एक सैंपल बना रहा है। पॉयरो लियोपोल्ड से बात करने बाग में पहुंचा। वो छोटे कद का एक स्वस्थ लड़का था और इस समय पूरे मनोयोग से हवाई जहाज़ का सैंपल बनाने में जुटा हुआ था। पॉयरो को उससे बातचीत शुरू करने के लिए कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा। अपना काम खत्म करने के बाद ही लियोपोल्ड ने उसकी तरफ ध्यान दिया। पॉयरो ने अपनी बात शुरू की, तो लियोपोल्ड, तुम मिसेस ड्रेक के घर पर जो हैलोवीन पार्टी हुई थी उस पार्टी में शरीक हुए थे? जी हाँ। उस पार्टी से कुछ घंटे पहले तुम्हारी बहन जॉयस ने कोई गंभीर बात कही थी। क्या तुम्हें याद है कि उसने क्या कहा था? क्या आपका मतलब उस हत्या वाली बात से है? हाँ, मैंने सुना है कि जॉयस ने किसी हत्या का जिक्र किया था जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी। तुम्हें क्या लगता है लियो, क्या जॉयस ने वाकई ऐसी कोई हत्या देखी होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो किसकी हत्या देख सकती थी? बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को इम्प्रेस करना जॉयस का स्वभाव था। क्या मतलब? असल में मेरी बहन के व्यक्तित्व में बेवकूफ़ी का अंश मिला हुआ था। वो अक्सर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ कहती थी और फिर उनको सच साबित करने की कोशिश भी करती थी। तो तुम्हें पूरा यकीन है लियो कि जॉयस द्वारा कही गई ये हत्या की बात सिर्फ उसके अपने दिमाग की उपज थी? इस बात के जवाब में लियोपोल्ड ने मिसेस ओलिवर की तरफ देखा और बोला, मेरे ख्याल से जॉयस इनको प्रभावित करना चाहती थी। ये जासूसी उपन्यास लिखने वाली हैं। हत्या की बात करके जॉयस पक्के तौर पर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती होगी। क्या ये उसके स्वभाव का ही एक हिस्सा था? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आमतौर पर लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते थे। उस दिन भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी बात सुनकर बिएट्रिस और कैथी हंस पड़े थे और बाकी लोगों के चेहरे पर भी अविश्वास नजर आ रहा था। ठीक है लियो, धन्यवाद। लियोपोल्ड से विदा लेकर पॉयरो और मिसेस ओलिवर एन से मिले। एन 16 साल की थी, लेकिन अपने हाव भाव से
अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर दिखाई देती थी। पूछने पर उसने बताया कि वो पार्टी में गई थी। क्या तुमने जॉयस को किसी हत्या के बारे में बात करते सुना था? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, मैंने सुना था, लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती। इस इलाके में सालों से हत्या जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है। तो फिर जॉयस ने ऐसा क्यों कहा? पॉयरो ने पूछा। असल में दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना जॉयस की पुरानी आदत रही है। एक बार तो उसने अपने भारत यात्रा की मनगढ़ंत कहानी अपनी सारी दोस्तों को सुनाई थी। असल में बात ये थी कि हमारे एक अंकल इंडिया घूमकर वापस आए थे और लौटने पर उन्होंने भारत के बारे में हमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थीं। बस उन्हीं के आधार पर जॉयस ने वो भारत की यात्रा पर जाने की कहानी को अपनी यात्रा की कहानी बना लिया और सभी को सुना सुनाकर इम्प्रेस कर लिया। तो इसका मतलब एन, तुम्हारी याददाश्त के मुताबिक पिछले 3-4 सालों में इस इलाके में हत्या की कोई वारदात नहीं हुई है? पॉयरो ने पूछा। जी नहीं, कम से कम वुडले कॉमन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैनचेस्टर और लंदन में होने वाले अपराधों की खबरें तो अखबारों में छपती रहती हैं। अच्छा एन, ये बताओ, तुम्हारे ख्याल से तुम्हारी बहन की हत्या किसने की होगी? तुम उसके सारे दोस्तों को तो जानती ही होंगी और कुछ ऐसे लोगों को भी जानती होंगी जिनको जॉयस अच्छी नहीं लगती थी। इस बारे में मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती मिस्टर पॉयरो। उसकी हत्या करने वाला आदमी कोई पागल ही हो सकता है। क्या तुम्हारी बहन का कभी किसी से कोई बड़ा झगड़ा हुआ था या कोई उससे चिढ़ता था? जी नहीं मिस्टर पॉयरो, मेरी बहन का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जो उसकी हत्या कर देता। कुछ और मामूली सवाल पूछने के बाद पॉयरो और मिसेस ओलिवर उठकर कमरे से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, एन ने अचानक कहा, मेरी बहन जॉयस मर चुकी है और मरे हुए आदमी के बारे में कोई बुरी बात कहना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये बात भी सच है कि जॉयस को झूठ बोलने और अपनी कल्पना के आधार पर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन्हें सच्ची कहानियों के रूप में सुनाने की गंदी आदत थी। पॉयरो और मिसेस ओलिवर बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गए। बाहर निकलकर मिसेस ओलिवर ने पूछा, क्या इस मामले में हम ज़रा भी प्रगति कर रहे हैं? फ़िलहाल तो नहीं मिसेस ओलिवर, लेकिन इस तरह के पेचीदा मामले में कोई प्रगति ना कर पाना भी अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है। पॉयरो की इस अजीब सी बात को सुनकर मिसेस ओलिवर हैरान रह गईं। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अगाथा क्रिस्टी के नॉवल हेलोवीन पार्टी का दूसरा भाग।